Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. So in the last lecture, I think we are discussing about a unit step function. Okay. So in the today's topic, we will extend up that lecture. I think ये numerical हम कर रहे थे discuss, आधा हुआ था आधा रह गया था. आप लोगों ने कर लिया, ये complete कर लिया? Excuse me, sir. The voice is Your lagging. voice is lagging. Okay, I will check out my network connection. Is it okay now? No, sir. No. My signal is complete. भाई अपना ये म्यूट करके रखिए. Okay. Is the voice is audible now? Cancel. Yes, sir. Okay, thank you. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और स्लो कर लेता हूँ अपना जो कम्युनिकेशन है. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट अ यूनिट स्टेप फंक्शन के ऊपर, ठीक है. और हमने यूनिट स्टेप फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. ओके, आज के लेक्चर के अंदर we will try to be discuss of a unit step function as well as a impulse function or a direct delta function. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में हम ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर रहे थे और हमने आई थिंक आधा सॉल्व कर लिया था, कुछ पार्ट रह गया था. आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया? Have you completed of this part? Am I audible? Yes, sir. कंप्लीट किया या Yes, नहीं sir. किया? नहीं किया. No, sir. Okay, so we will go with that. थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं. So suppose the question is solve y dash plus 3y is equal to be f of x, where f of x is equal to be x and 0 when x lies between 0 and 1 and x is greater than equal to be 1. And the given condition is that the y of a 0 is equal to be 0. तो हमने बोला कि सबसे पहले इस फंक्शन को we have to be represent in terms of a unit step function. ठीक है. तो हमने इसे यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसे रीराइट कर लिया. तो इक्वेशन हमारे पास बनके ये सामने आई, which is the y dash plus 3 times y is equal to be x minus x times u of x minus 1. उसके बाद हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया दोनों साइड्स. ओके, तो we will apply up the results now. तो लैपलेस ऑफ y dash का फार्मूला होता है p times लैपलेस ऑफ y minus y of 0 plus 3 times लैपलेस ऑफ y, और लैपलेस ऑफ x होती है 1 by p स्क्वायर, और ये हमारे पास लैपलेस ऑफ x into u of x minus 1. तो इसमें हमने ये वाला फार्मूला जो अभी डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में कि लैपलेस ऑफ f of x into u of x minus a होता है e power minus ap into the लैपलेस ऑफ f of x plus a by the second shifting प्रॉपर्टी. ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हमने ये फार्मूला जो है अप्लाई कर दिया. तो लैपलेस ऑफ x प्लस 1 आ गया अंदर, तो लैपलेस ऑफ x की होती है 1 by p स्क्वायर और 1 की 1 by p. तो वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज थिंग्स इन दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये हमारे पास आ गया p plus 3 into लैपलेस ऑफ y is equal to be 1 by p square into e power minus p into p square plus 1 by p. ठीक है. Now we have to be y का solution निकालना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? लैपलेस इनवर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. तो अप्लाई द लैपलेस इनवर्स इन these things. तो यहाँ पे जब अब लैपलेस इनवर्स हमारे पास आया तो ये तीन हिस्से आए. एक पार्ट ए ये वाला, then we have a part b ये वाला, and then we have a part
सी, ये वाला, ठीक है। अब हमारा मेन काम है इन तीनों पार्ट्स को सोल्व आउट करना। We have to be simplified to get the required solution of all these three parts. ठीक है, तो अब हम इन तीनों पार्ट्स को सोल्व आउट करते हैं। पहले तो पार्ट ए को सोल्व आउट करते हैं सेपरेटली, ठीक है। तीनों पार्ट्स को सेपरेटली कंसीडर आउट करिए एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीस थिंग्स। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ अ 1 by p square into p plus 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी, पार्ट ए को भी आप कई तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। अभी आपने सब कई सारे मेथड डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनी मेथड टू सोल्व दिस थिंग। तो कौन कौन से मेथड है, सिर्फ मेथड्स के नाम बताइए जिससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस पार्ट ए को। यस, एक तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन और वो सर एफ स्टार जी वाला f of मेथड। p over p वाला भी फॉर्मूला हाँ, एक एफ ऑफ पी ओवर पी वाला मेथड, और कन्वोल्यूशन से। कन्वोल्यूशन से भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो अप्लाई द कन्वोल्यूशन। यस, तो we can also apply the partial fraction. We can go with the f of p by the p method, Laplace inverse, or we can apply the convolution. इन तीनों में से कोई भी रूल आप लगा के सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। whatever you feel easier to be get the answer। अगर आपने partial fraction से अप्लाई करना है तो यहाँ पे 1 by p square into p plus 3 जो है, तीन हिस्सों में ब्रेक होगा, which is a by p plus b by p square और c by p plus 3, है ना। And multiply this denominator part to the right hand side and equating the coefficients will get up the answer। और अगर आप p से डिवाइड करते हैं तो p f of p by p का फार्मूला क्या है लैप्लेस इनवर्स में, इंटीग्रल वाला, है ना। तो you have to do the integral in that case। Similarly you can convolution में दो हिस्सों में ब्रेक आउट करेंगे, 1 by p square into 1 by p plus 3 and you will get up the answer। So say that I'm applying up this case partial fraction। तो partial fraction करने पे suppose, yes, what's the result we will found up here? What's the value of ABC? चलो चेक करके देखिएगा इसका क्या आंसर आ रहा है। तो यू कैन गेट अप द फॉर्मेशन। वन बाय 9 मेरे पास जो लिखा आ रहा है, वट एवर आई एम गेटिंग अप सोल्यूशन आउट देयर। अब मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू को, तो जो भी आएगा यू शुड सब्स्टिट्यूट हियर, ओके। एंड नाउ अप्लाई द लैप्लेस इनवर्स ऑन ईच ऑफ द पार्ट। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p क्या आ जाएगी? यस, व्हाट इज द लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p? 1, yes, correct। And what is the Laplace inverse of 1 by p square? X, correct। Then what is the Laplace inverse of 1 by p plus 3? e raised to the power minus 3x। e raised to power minus 3x। So we got the answer of a part A। तो ये पार्ट A का आंसर निकल आया। Now we'll go with the part B। तो पार्ट B को लेते हैं अभी। तो पार्ट B में हमारे पास क्या है, एक बार चेकआउट करते हैं क्या था। Laplace inverse of e power minus p upon the p into the p plus 3। अब ये पार्ट p स्क्वायर into p plus 3 है ना। तो पार्ट बी विल कंसिडर, अब हमारे पास है लैप्लेस इनवर्स ऑफ e पावर माइनस p अपॉन द p स्क्वायर into p plus 3। क्लियर? अब ये पार्ट है। अब अगर इसे देखिए ध्यान से, तो विच फार्मूला वी शुड अप्लाई अप हियर? यस, कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा टू गेट द रिजल्ट ऑफ दिस थिंग? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। यस, नहीं लगेगी सेकंड शिफ्टिंग और तो कोई होगी नहीं। वी शुड अप्लाई ओनली सेकंड शिफ्टिंग यहाँ पे। तो ये देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर e पावर माइनस p का जब भी मल्टीपल आए ना और साथ में कोई फंक्शन f ऑफ p हो, तो वहां पे सिर्फ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही लगेगी। अब देखिए हमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पता है कि लैप्लेस ऑफ f ऑफ x माइनस a इनटू द u ऑफ x माइनस a, ये जो है ये होता है वी हैव e पावर माइनस ap इनटू द लैप्लेस ऑफ f ऑफ x, है ना। लैप्लेस ऑफ f ऑफ x मींस f ऑफ p, ठीक है। दिस इज द लैप्लेस ऑफ f of x। This is by the second shifting।
तो सेकंड शिफ्टिंग में अगर मैं लैपलेस इनवर्स लगाता हूं तो लैपलेस इनवर्स ऑफ e पावर माइनस ap into f of p, this is equal to be f of x minus a into u of x minus a. ये होगा, ये क्लियर है? Now we should apply up this result. तो यानी कि हमारे पास ये जो फॉर्मेशन कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a मेरे पास कितना है, व्हाट इज a है? अगर मैं इस इक्वेशन में देखता हूं तो व्हाट इज a? a is equal to be 1, करेक्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज f of p? So 1 upon p square. 1 by p square p plus 1 upon p square p plus 3 p plus into 3, p plus या तो अब हमने लैपलेस इनवर्स ऑफ f of p तो पहले ही निकाल लिया पार्ट a में, ये पार्ट a वाला पार्ट ही है ना? तो लैपलेस इनवर्स ऑफ f of p, अब इसका फॉर्मेशन, अगर आप फॉर्मेशन देखें तो ये हमने पार्ट a में निकाल लिया, फिर देख ले पार्ट a में क्या किया था हमने, 1 by p square into p plus 3 की लैपलेस इनवर्स तो निकाली है यहाँ पे इस पार्ट की, है ना? 1 by p square into p plus 3 की लैपलेस इनवर्स ही निकाली है। तो उसका आंसर क्या आया था हमारे पास? तो इसका आंसर हमारे पास आया था लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 by p square into p plus 3, इसका आंसर हमारे पास आया था -1/9 plus 1/3 into x plus 1 -1/9 into the e power -3x, ठीक है? whatever the terms, whatever we found out. So this is our f of x, ये हमारा f of x है ना? कि लैपलेस इनवर्स ऑफ f of p हमारा f of x है। अब फॉर्मेशन में फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि वी हैव टू बी गो विद f of x minus a into u of x minus a। इसका मतलब है कि लैपलेस इनवर्स ऑफ e पावर माइनस p into the 1 by p square into p plus 3, क्या आंसर आएगा? जहां जहां x है वहां पे x minus 1 कर लीजिए, है ना? और साथ में u of x minus 1 मल्टीप्लाई करवा लीजिए, so we get the required forms। तो क्या हुआ ये? Yes, it becomes equal to be -1/9 plus 1/3 into the x minus 1 -1/9 into e power minus over 3 into x minus 1 into u of x minus 1। Is it correct? तो यहां से पार्ट बी कंप्लीट हो गया आपका। You got the answer for part B? Any query? Any doubt? Clear? Any doubt in Yes, part sir. B? Yeah. Now we'll go with the part C. अब part C अब आपके पास था, we have to be go with the Laplace inverse of e power minus p upon the p into p plus 3, ठीक है? Again the same formula here। हमारे पास अब यहाँ पे a है 1 और f of p हमारे पास है 1 upon the p into p plus 3। तो सबसे पहले लैपलेस इनवर्स ऑफ f of p निकालेंगे, ठीक है? तो लैपलेस इनवर्स ऑफ f of p क्या आएगा? लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 by p into p plus 3। Again you can apply many techniques to be find the Laplace inverse of this part। You can apply the partial fraction, you can apply the any other technique to get the answer। So this becomes I would just use the Laplace partial fraction। So this is the Laplace inverse of 1 by p minus 1 by p plus 3। So apply the Laplace inverse on each of the part। So what is the Laplace inverse of 1 by p? 1. 1। 1 Laplace inverse of 1 by p plus 3 का e power minus 3p 3x। ठीक है? So you got the formation now। अभी इसको further simplify कीजिए।
Now we will go with the part C की Laplace inverse of e power minus p upon the p into p plus 3. Yes, what's the answer now? क्या होगा? 1 minus 3. f of x E. minus a into the u of x minus a की फॉर्म में लिखा जाएगा ना? Yes, a यहाँ पे 1 है, तो 1 minus e power minus 3 into x minus 1 into the ux minus 1. 2 of minus 1. तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों आपने निकाल लिए. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ हमारे पास y था, y इज इक्वल टू बी था. अगर मैं वापस आऊं इक्वेशन पे तो y हमारे पास था पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी. तो तीनों पार्ट्स के आंसर यहाँ लिख दीजिए. You will get the answer, you will get the solution. Yeah, any doubt, any query? So this is the way you can use the unit step function. Clear? yes, sir. So now I'm going to go with the next type of a function, special function, which is called as a impulse function. And from the impulse function, we can talk about a direct delta function. Now I'm talking about a impulse function or direct delta function. Okay, so you already gone through the impulse in case of physics. Physics में आप लोग सब लोगों ने impulse पढ़ा है. तो what is an impulse? होता क्या है? Yes, anybody from the group? What is an impulse? Sir, integral PDT. Huh? Sir, integral of PDT. Okay, integral उसे layman language में कैसे समझेंगे impulse को? Change in a quantity in a short period of time. short period of time में अगर कोई change Sir, देखते हैं force किसी applied part for a short period of time. A very Force large applied force. You can say that a very for large small is being implied for a very short duration. है ना? एक बहुत ज्यादा फोर्स जो है लगती है एक छोटी सी ड्यूरेशन के अंदर. अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो, what type of function should I write? किस तरह का मैथमेटिकल फंक्शन यूज होगा? अब उसके ऊपर डिस्कशन है. This is the direct delta is being again talked about. All these things are there. तो इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज लेक्चर के अंदर. सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट अ पल्स फंक्शन. तो अगर मैं पल्स फंक्शन देखूं, जैसे मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन में भी देखा था, पल्स फंक्शन से ही स्टार्ट किया था. अब यूनिट स्टेप फंक्शन में पल्स फंक्शन था in between any the 2 points we have, the function is having a unit value and all the other values in between it is 0, है ना? यही था. तो अगर मैं पल्स फंक्शन देखूं तो हमारे पास सपोज आउट एक टाइम की ड्यूरेशन ले लेते हैं ए और बी. ठीक है, तो अगर मैं इस a और b के बीच में देखूं तो इन बिटवीन a एंड b आई हैव सम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, से द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज k. उसकी वैल्यू जो है वो k है इन बिटवीन दिस. एंड एट ऑल द अदर पॉइंट्स, its value is here 0 and here 0. ठीक है, so this type of a function is known as a pulse function. So you can say that this function can be written up in the form 0 when x is less than a, its value is k. When the x is lying between a and b, or when x is greater than b, its value is again 0. So this function represents pulse of, and from this pulse function we can talk about
impulse function, okay, of magnitude k, for duration b minus a. Okay. Now, if I going to be represent this pulse function in terms of a unit step function, we already discussed of that part. तो हमने वो part भी discussion कर रखा हुआ है. तो कैसे represent करेंगे इसको as a unit step function? तो this function can be represented as f of x is equal to b k unit step function at the point A, discontinuity, minus at the point B. ये हमने already discussion कर रखा है. ठीक है, UAX का मतलब है unit step function at the point A and at the point B out there. अच्छा, अब how from this function, how from this pulse function we can talk about a impulse function? Yes. इस pulse function से हम impulse के बारे में कैसे कह सकते हैं, अभी बताइए. Any idea? So limit लगा दे b minus a tends to 0. b minus, चलो हम ठीक है, हम एक बात ले लेते हैं कि b minus a is very small. It means is very small. वहां पे हम ले लेते हैं कि this b minus a is some epsilon. ठीक है. And what about this k? ये जो k हमने यहाँ पे डिफाइन किया है. What about this one? ये इनफिनाइट पे जा सकता है. 10 to infinite. तभी होगा ना अगर ये k infinite हो. It means that this k depends upon this interval, this duration, whatever duration we have here. It means that suppose out मैं इसको consider out कर लेता हूँ. Say I consider up this a as a 0 and b as a epsilon, a very epsilon change where epsilon is greater than 0, however small. And I consider this k as a 1 by epsilon. Now this function, whatever we represented as a pulse function, can be rewritten as 0, or you can say the graph is look like this way. Say we have this is a 0 and we have a very short duration here is somewhere here epsilon, and here we have something is 1 by epsilon. Okay, now it's very correct that when this epsilon converges to be 0, we have a very large force is being implied. So we have this is 1 by epsilon. When it lies between 0 to epsilon, or when it is greater than epsilon, its value is again 0. Or in terms of unit step function, you already know that कि ये function को unit step function में लिखना है, so this is equal to be 1 by epsilon into the unit step function at the point 0 minus unit step function at the point epsilon. This is the way. Similarly, this function can be represented up. ये तो about the point 0 हो गया. अगर मैं about the point 0 ना लूं, about any arbitrary point लूं, a, in that case this b is the a plus epsilon. Epsilon is very, very small. In that case again, we have the k is 1 by epsilon and this is the duration. Okay, between the a and a plus epsilon, and in between the other regions, its value is 0. So you can say that this function can be represented as a f of x minus a is equal to be 0 when x is less than a, and in between a and a plus epsilon, its value is a 1 by epsilon, and when x is greater than or equal to be a plus epsilon, its value is again 0. So you can say that in mechanics, the integral of a force acting over a time interval a to a plus epsilon, that is called the impulse of a force. Right? So you can say that in mechanics, the integral of a force acting
over a time interval a to a plus epsilon is called impulse of a force. So in that case, if you go with this integral from minus infinity to infinity of this function that we have defined up, you found that this is a unit impulse. So why it is also known as a unit impulse out there. Its value is unity. तो कैसे यूनिटी आती है, आप इसे इंटीग्रल कर लीजिए, एप्सिलॉन की वैल्यू डाल लीजिए. If you found out this is being defined only between the a to a plus epsilon or other region space की value 0 है, so this becomes equal to be integral a to a plus epsilon 1 by epsilon into dx. So this becomes equal to be 1 by epsilon x a to a plus epsilon. So this becomes equal to be 1 by epsilon a plus epsilon minus the a. So this becomes equal to be 1. Okay. So we have a unit impulse out there. So this is being further represented in terms of a direct delta function. How it will be a direct delta function in that case? तो उसके लिए क्या किया गया, जो हमने अभी फंक्शन को डिफाइन किया गया है, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि अगर हम एप्सिलॉन को converging to be 0 लेते हैं, तो that this force is very very large, and that is being represented by delta function. So delta, scroll up a bit. yeah. Okay. Yes, sir. Should I scroll down? Yes, sir. Yes, sir. So we have to represent of this function delta of x minus a is equal to be limit epsilon converges to be 0 of the function f epsilon x minus a. This function is known as a direct delta function or unit impulse function also. So this delta of x minus a is called direct delta function, or you can also call it as a unit impulse function. देखिए यूनिट इम्पल्स फंक्शन या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्यों हम कह रहे हैं ऐसे इस फंक्शंस को, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी भी आ रही है इम्पल्स की ओवर द फुल इंटीग्रल. ठीक है, और देखिए हमारे पास यहाँ जो एप्सिलॉन कन्वर्जेस टू बी 0 है, दैट रिप्रेजेंट्स अ ड्यूरेशन और टाइम. ठीक है, और ये जो पल्स है या फोर्स है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है 1 by epsilon से. So in that case, when epsilon converges to be 0, this 1 by epsilon is very large. So why we can talk about having a very large force is being applied for a short duration of a time. So you can say that. So can you scroll up a bit? Yeah, no problem. Is it okay? Yes. Should I scroll down? Yes, sir. Okay. So in that case, you can also say that this delta of Ax is taking as a, agar about the point 0 ले रहे हैं तो we have to take up the limit epsilon converges to be 0 of f epsilon of Ax. Or you can say that this f epsilon x हमारे पास क्या था in terms of unit step function, this is the 1 by epsilon into the u of Ax minus the u of x minus epsilon. If you see out and take up the limit here,
epsilon converges to be 0, it means that we have to take up the differentiation of a unit step function. तो एक तरह से unit step function की differentiation है. That is the relation between a direct delta and the unit step function. Clear? So you can say that. So the direct delta function represents a pulse or a force of infinite magnitude over a very short duration or interval of a time. So direct delta function represents pulse or function or force, you can say, of infinite magnitude over a very short duration or interval of time. Okay, this is the way we can be representing up. Now the question is how we can find out the Laplace transformation of this direct delta function. Okay, how we can find out the Laplace transformation. तो Laplace transformation के ऊपर आते हैं. Laplace transform of direct delta function. तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमारा रिप्रेजेंट हुआ इस पार्ट से. मैं इसे यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, है ना. तो अगर मैं अब इस पे लैप्लेस लगाऊंगा तो लैप्लेस ऑफ डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन ऑफ x माइनस a, I have to be take up the 1 by epsilon into the Laplace of u of x minus a minus Laplace of u of x minus a plus epsilon. है ना, इस तरह से लगेगा. ओके, तो व्हाट इज द लैप्लेस ऑफ u of x minus a? ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था. व्हाट इज द लैप्लेस ऑफ u of x minus a? यूनिट स्टेप फंक्शन का. यस, क्या होता है? What is the Laplace of a unit step function? X minus a e raised to power minus ap into 1 by p. Yeah, e raised to power minus ap into 1 by p. तो उसका देखिए, अगर नहीं याद है तो उसको हमने ऑलरेडी बताया था कि आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं. या तो बेसिक डेफिनेशन से निकाल सकते हैं लैप्लेस की, या तो आप बेसिक डेफिनेशन लगा लीजिए. ठीक है, या सेकंड क्राइटेरिया क्या है, या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज है. तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए या बेसिक डेफिनेशन लगा लीजिए. यू कैन गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट आउट. सेकंड शिफ्टिंग लगाते हैं तो लैप्लेस ऑफ हमें पता है कि f of x minus a into the u of x minus a, this is equal to be e power minus of ap into the Laplace of f of x है. ठीक है, अगर बेसिक डेफिनेशन लगाते हैं तो मुझे हमें पता है कि लैप्लेस ऑफ f of x जो है this is equal to be 0 to infinity e power minus px into the f of x dx है. तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो लैप्लेस ऑफ u of x माइनस, अगर मैं देखता हूं, अगर मैंने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाता हूं तो मेरे पास फंक्शन f of x माइनस a क्या है, 1 है ना. तो आई विल जस्ट अप्लाई अब u of x माइनस a, दिस इज इक्वल टू बी e पावर माइनस ap into the Laplace of 1, है ना. तो यहाँ पे क्योंकि 1 से मल्टीपल है तो f of x माइनस a हमारे पास 1 है, कांस्टेंट है.
So what is the Laplace of 1? 1 by By P. 1 by P. We get this one. Similarly, we can go with the second part, the Laplace of u of x minus a plus epsilon. What is the answer here? It becomes equal to be e power minus of A a plus plus epsilon epsilon into p into Laplace upon of 1, which is again 1 by p. yes sir. ठीक है, तो आप दोनों पार्ट के जो फॉर्मेशन है वो हमने लिख लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर. तो Laplace of this delta function is equal to be 1 by epsilon into e power minus ap upon the p minus of e power minus of a plus epsilon into p by p. ये फॉर्म आ गई हमारे पास. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा प्लीज. सर वो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 साथ के साथ चल रही है या हाँ फिर अभी लेंगे yeah, we have to Okay, sir. take it out. We have to take it Okay. out. तभी तो फंक्शन बनेगा ना. ओके सर. तभी तो बात बनेगी. अभी तो हम ड्राइव कर रहे हैं ना. अभी we are taking up all the terms one by one. ओके सर. अभी लेनी है. ठीक है. तो here it will be represented as the e power minus ap over the epsilon p. तो फंक्शन आ गया हमारे पास 1 minus e power minus of epsilon into p. ठीक है. जैसा अभी बात किया कि we have to be go with the case that epsilon is converging to be 0. कि that duration जो हम ले रहे हैं it is very very small. And now we have to take up the limits. क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन तो यही कहती है ना, we have to take up a very short duration. तो how, what is the answer now? Yes. 0. How? अब देखिए e power minus ap upon the p तो कांस्टेंट ही है, उस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी यहाँ पे. तो I can break it out into two parts. 0 by 0 फॉर्म Yes, sir. आएगी. हाँ तो ब्रेक कीजिए ना इसे to get the answer. So now यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एप्सिलॉन जब हम लिमिट लेंगे. We have to be take up the form of second part. तो अगर मैं इस पे लिमिट लेता हूँ, लिमिट एप्सिलॉन converges to be 0 positive or 0, 1 minus e power minus epsilon p upon the epsilon. What is this? minus 0 by 0 form है. तो इसका मतलब है we have to be to evaluate the limit, we have to apply the L'Hospital rule or something else such that we can be evaluate the part. तब डिफरेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की रिस्पेक्टिवली एप्सिलॉन नाउ. तो 1 की होगी 0, e पावर माइनस एप्सिलॉन की क्या हो जाएगी? e पावर माइनस एप्सिलॉन p into differentiation of a minus epsilon p respectively epsilon क्या आएगा? Minus p माइनस -p. divided by differentiation of epsilon वो 1 हो जाएगा. Now apply the limits. तो e पावर 0 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा p. So it means that if I take up the limit epsilon converges to be 0 of a Laplace of a given direct delta function, this becomes equal to be e power minus of a ap upon the p into the p, which is equal to be e power minus of a into p. We get the required forms. ठीक है. तो हमारे पास लैप्लेस की लिमिट जो है, सॉरी लैप्लेस की नहीं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की जो लैप्लेस है, इट विल बी e पावर minus of ap is there. Clear? Now we will discuss some of the properties of this direct delta function. Should I scroll down?
सर ये लिमिट एक बार समझाना दोबारा, फिर कनेक्शन से देख, लॉस्ट हो कोई गया। बात नहीं, कोई बात, दोबारा से देख लीजिए। हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हमने डिफाइन किया था कि दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स, कि ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन था हमारे पास, है ना, in which we have taken up the epsilon is converting to be 0, so why this function is doing a very large, means 1 by epsilon is being converting to be infinity in that case. So you can say direct delta function represents a pulse or force of infinite magnitude over a very short duration. तो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट डेल्टा को हमने रिप्रेजेंट किया है, मैंने सबसे पहले तो उसी को लिख लिया कि ये अबाउट द पॉइंट ए लेता हूँ, तो ये सबसे पहले मैंने ये लगा लिया। अब इसके ऊपर लैप्लेस अप्लाई करी, ठीक है, लैप्लेस दोनों पार्ट्स पे सेपरेट हो गई, यहाँ पे और यहाँ पे। अब उसमें हमने यूनिट स्टेप फंक्शन का रूल लगा लिया यूजिंग अप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये मेरे पास लिमिट जो लैप्लेस है वो निकल के सामने, तो ये आ गया अभी तक। पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में ये एप्सिलॉन भी कन्वर्जिंग टू 0 था, है ना। तो नाउ आई हैव टू बी टेक अप द लिमिट्स आल्सो। तो मैंने लिमिट ली, तो लिमिट में अब ये वाला पार्ट के ऊपर तो एप्सिलॉन है ही नहीं, एप्सिलॉन तो इस वाले पार्ट पे है, ये जो सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट। तो आई जस्ट कंसिडर अप दिस पार्ट, तो मैंने ये पार्ट कंसिडर आउट कर लिया। तो अगर मैं इस पार्ट को कंसिडर करता हूं, तो ये अगर मैं डायरेक्टली लिमिट लगाता हूं, ये तो 0/0 फॉर्म आ जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैंने यहाँ पे आई जस्ट अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के हमने न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करी और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करी रिस्पेक्टिवली एप्सिलॉन, ठीक है, and we get the limits is equal to be p। तो इसका मतलब अगर मैं इस पे लिमिट लगाता हूं, तो इस पार्ट की जो लिमिट है वो p है, तो आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड। अब तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया बस। तो मेरे पास लैप्लेस ऑफ ए डेल्टा फंक्शन, जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, उसकी लैप्लेस निकल आई e पावर माइनस ऑफ ap। क्लियर? Yes, sir. Yeah. So now I'm discussing of some the property of a direct delta function that is known as a filtering property of a direct delta function. You can also discuss its derivation, but my derivation discuss नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ property discussion कर रहा हूँ, and that derivation can be discussed up using up with the help of a mean value theorem. Okay, so I'm just discussing up a property क्या है, that is also known as the filtering property. Of direct delta function. अभी कहते हैं कि let f of x be continuous and integrable on the interval 0 to infinity. Then integral 0 to infinity f of x into this delta function about any point a dx. Whatever this point a is there, we get the function at this point and it filters out. So why it is known as the filtering property. We get a directly answer is the, just like I can say that अगर मेरे पास कोई evaluation करने को है, suppose the question is, quickly I'm giving it up the result, 0 to infinity cos of ax into u of x minus pi by 4 है। So according to the filtering property, its answer is a cos of pi by 4. Just replace. That is the filtering property. Okay. So I think it's enough for today. So in the next lecture, we'll be exploring some more properties of a Laplace transformation of a direct delta. And this is the last topic, direct delta. Okay. So after this, I think the Laplace transformation is being finished out.
we have finished the Laplace transformation. But anyhow, in the next lecture, we'll be exploring some more questions on the direct delta function and its application on the ODE differential equations. Yeah, any query? No, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.